मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चंद्रमोहन शर्मा जी के पास चलता हूं क्योंकि यूपीए सरकार पर ही अटैक किया गया है, उसी पर हमला किया गया है। चंद्रमोहन जी, चिदंबरम साहब थे, उन्होंने आतंकवाद की परिभाषा तय कर दी, यूएपीए में बता दिया कि कौन जिम्मेदार होगा और वही परिभाषा जो डेफिनेशन है उसी के आधार पर उमर भी अंदर हैं, शर्जील भी अंदर हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि मैंने कहा था कि इसका दुरुपयोग होगा, लेकिन उस समय की यूपीए सरकार नहीं मानी, अब कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है। देखिए, आरोप कौन लगा रहा है? मनोज जी, आरोप वो लगा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। और आरोप लगाने का सौभाग्य और बेनिफिट किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता एक भी अगर ये कह दे खुली डिबेट के अंदर नेशनल चैनल के ऊपर कि देश के नागरिक देश के अंदर मुसलमान है और उनको उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, मैं आपके आरोप को जो आप लगा रहे हैं एक भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के, मैं अपने सिर माथे लूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो भारतीय जनता पार्टी में होते हुए मुसलमानों का विरोध करते हैं। और 2019 में यूएपीए का संशोधन किसने किया था और उसका विरोध किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। कानून के तहत किसी आतंकवादी के लिए बनाए गए कानून को अगर आप अपने देश के उन सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं, प्रेस वालों पे और जो संस्थाएं उसका दुरुपयोग करते हो, उसका बेनिफिट लेने के लिए मोदी सरकार ने इसमें संशोधन किया जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। और उसी की वजह से जो दो युवा नेता आज जमानत ना मिल पाने का कारण भारतीय जनता पार्टी का था। और उसी के अंदर हमारी एक खुद की दिल्ली की नेता इज्जत जहां ने भुगता इस केस को। और आरोप लगाने वाले एआईएमआई के नेता जो ओवैसी जी हैं, उनका तो जग जाहिर है कि उनका प्रेम भारतीय जनता पार्टी से उजागर है। यही कारण तो है कि 2014 से पहले का 15 मिनट का बयान के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नहीं चिल्लाता, क्योंकि सत्ता 2014, 2019, 2024 और कहीं जाके दूर तक के ख्वाब में जा रही है। तो जो लोग सत्ता में रहकर ऐसे नियमों को बनाकर उसका दुरुपयोग करते हैं, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी शीर्ष पर है। और इसी कारण है कि हमारा सीधा स्टैंड है कि जो यूएपी है अगर वो आतंकवादियों के लिए किया गया तो उसमें सख्ती से निपटा जाना चाहिए। लेकिन यूएपी के तहत अगर सरकार अपनी कुरीतियों को छुपाने के लिए एक पत्रकार की आवाज दबाएगी, एक नेता की आवाज दबाएगी, या देश के अंदर ऐसे सोशलिस्ट जो अपनी बात सरकार के विरोध में कहते हैं, उसका कांग्रेस ने हमेशा शक्ति से विरोध किया है और हम आगे भी करेंगे। अनंत अमित, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। अनंत साहब, ये तो कह दिया असदुद्दीन ओवैसी ने कि साहब यूएपीए कांग्रेस की सरकार के समय बना, लेकिन यहाँ पर चंद्रमोहन जी ने भी कह दिया कि भाई इसमें जो संशोधन हुआ वो तो एनडीए सरकार में हुआ, 2019 में इसका संशोधन हुआ। उद्देश्य क्या था? संप्रभुता, देश की संप्रभुता, अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली गैर कानूनी गतिविधियां और आतंकवादी कृत्यों को रोकना। और ऐसे व्यक्ति को कोई सीमा नहीं है, उसको किसी भी समय तक, लंबे समय तक आप अंदर रख सकते हैं, जेल में रह सकते हैं। अब ये जो जिक्र कर रहे हैं चंद्रमोहन जी के भाई बी टीम है, वो तो कांग्रेस के ऊपर बिल फाड़ेंगे ही, लेकिन यह भी तो तय है कि 2019 में इसमें संशोधन किया गया था। देखिए मनोज जी, सर्वप्रथम तो जिस तरीके से कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा है और कल ओवैसी साहब का भी बयान आया है, तो ये दर्शाता है कि जो संविधान की दुहाई देने वाले लोग हैं, जो संविधान की बार बार अवहेलना करने की बात करते हैं, आज वो साबित हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश को भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, मैं कांग्रेस के मित्र से और एआईएम के प्रमुख से पूछना चाहता हूं, आप उनकी बात क्यों नहीं करते हैं जो उस दंगे में 53 लोग मारे गए, 700 लोग लगभग घायल हुए, उनकी कोई चिंता करता है क्या? यही सर्जिल उमाम है ना, जो कि बात करता था नॉर्थ ईस्ट और असम को हटाने की बात करता था, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चूंकि ये भारत विरोधी बात कर रहे थे, देश विरोधी बात कर रहे थे और जिस तरीके से दंगा भड़काने का काम कर रहे थे, 7 लोगों में 5 लोगों को जब जमानत दी जाती है, 2 लोगों को जमानत नहीं दी जाती है, तो निश्चित तौर पर हम तो न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और हम संविधान के तहत चलते हैं। लेकिन उन 53
नौजवान लोगों से भी तो पूछ कर देखिए, उनके परिवारों से, जिनके मांग की सिंदूर उजड़ गई, जिनके हाथ की चूड़ियां चली गई, जिनका भाई मर गया, जिनका पिता मर गया, जिनका बेटा मर गया, उनसे कोई पूछने वाला है क्या? इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, एक समुदाय को खुश करने के लिए जिस तरीके से ओवैसी साहब का बयान आया है, और कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि बेचारे कह दिया, निर्दोष कह दिया इन्हीं दोनों को, जो लोगों को जिस तरीके से भड़काने का काम कर रहे थे। उसके बाद इस न्यायालय आदेश आने के बाद आपने भी मनोज जी देखा होगा कि जेएनयू के अंदर किस तरह के नारे लगाए गए, किस तरह के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय गृह मंत्री जी के लिए कैसे नारे लगाए गए इसी देश में ना। तो क्या कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन करती है क्या? निश्चित तौर पे जो 2020 में जो दंगे हुए और पूरा दुनिया जब कोरोना से लड़ रहा था, कोरोना का साया पूरे दुनिया में पड़ने वाला था, ये लोग दिल्ली में जिस तरीके से आतंकी कार्रवाई करने की बात कर रहे थे और जो योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा था, ये पूरे देश और दुनिया के लोगों ने देखा है। और न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है, निश्चित तौर पर हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए इतनी आंसू बहाना, मुझे लगता है कि समाज में गलत मैसेज है। और जिस तरीके से न्यायालय का आदेश आया, न्यायालय ने ये अपने आदेश में पूरे देश के लोगों को एक मैसेज दिया है कि इस तरह के कोई भी दंगाई होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। और ये न्यायालय का आदेश निश्चित तौर पे एक नजीर पेश हुई है, और उन तमाम ऐसे लोगों के लिए जो देश विरोधी और दंगा भड़काने के प्रयास कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को सोचने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि न्यायालय के आदेश आने के बाद ये जो वही लोग आंसू बहा रहे हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और कांग्रेस को तो ऐसे चीजों पे बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस ने तमाम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत, आपने देखा होगा कभी 2 दिन से तुर्कमान गेट पे जो मामला चल रहा है, उस तुर्कमान गेट पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये फिर चाहते थे 2020 बनाना, फिर शाहीन बाग बनाना चाहते थे, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि 2014 के बाद का नया भारत है, और जो 2020 की घटना जो दिल्ली में हुई, ये पुनः ये पूर्ववत नहीं हो सकती है, हम इसके दावे के साथ कह सकते हैं। और दोबारा दिल्ली में शाहीन बाग नहीं बनने दिया जाएगा। शाहीन बाग नहीं बनने दिया जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर नोमानी साहब मौजूद हैं। नोमानी साहब, आपने दोनों को सुन लिया, लेकिन अब कानून को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कानून की व्याख्या या कानून की परिभाषा, या कौन अंदर रहेगा, कौन बाहर आ जाएगा, जिसे जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो मुझे लगता है कि कोर्ट से बेहतर कोई नहीं जानता। वकील दोनों तरफ के अपने पक्ष रख रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें, उसके बावजूद भी निचली अदालत से लेकर ऊपर की अदालत तक अगर जमानत खारिज की जा रही है, तो उसमें राजनीतिक पार्टियों को दोष देना, सरकारों को दोष देना कितना उचित है, कितना सही है, आप बताइए। देखिए, आपने जो है पढ़ा होगा और सुना भी होगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आईन और कानून, संविधान जितना भी अच्छा बना लिया जाए, अगर देश के जो है नागरिक और रहने वाले अगर अच्छे न हो, तो वो कानून का जो है दुरुपयोग करेगा। अगर गलत लोग हो जाएंगे तो अच्छा कानून का भी वो गलत दुरुपयोग करेगा। और अगर वो अच्छे लोग हैं तो अगर कानून में कोई कमी भी होगी तब भी वो जो अच्छा काम करेगा। ये कांग्रेस पे आरोप लगाना जो है, ओवैसी साहब ने जो जिस तरह आरोप लगाया है कि ये 1967 में ये कानून बना था, तो 2004 और 8 में तरमीम हुई, और फिर जो है 2019 में तरमीम हुई। तो ये जो तरमीम जो है, इसमें जो संशोधन किया है, वो जो बड़ा जो है वो अलग है उससे। पहले तो संगठन को रखा था, इसमें जो है व्यक्ति को भी आतंकवादी जो है घोषित करने का सरकार को जो है अधिकार जो है वो मिल गया है। तो ये जो ओवैसी साहब ने एकतरफा तौर पे कांग्रेस को जो है गलत करार दिया है, वो सही नहीं है। उनकी जो है वो शुद्ध रूप से राजनीति है। और मैं बराबर लिखता कहता रहा हूँ कि ओवैसी साहब की जो राजनीति होती है और जो शैली है उसकी, वो जो है भाजपा और संघ के लिए जो है वो लाभदायक है। अच्छा। और उसी हिसाब से वो ये बोलते हैं। आप सब जगह देखिए, तमाम पार्टियां जो है वोट चोरी को लेकर जो है बात कर रही थी, लेकिन ओवैसी साहब ने ये नहीं कहा। बिहार में भी जो है, और इलेक्शन कमीशन को लेके जो है जिस तरह की जो पोजीशन पार्टियां जो विरोध कर रही थी, वो भी जो ओवैसी साहब ने तो दोनों को जो है नहीं माना। और जो है वो इलेक्शन कमीशन से पहले ही इन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में ये कह दिया कि ये सब जो वोट चोरी की बात हो रही है और
इलेक्शन कमीशन पे जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो जो है ज़्यादा ध्यान देने के योग्य नहीं है। तो देखिए ये जो मामला हुआ है, आप जो है कई जगह देखते हैं कि जैसे मद्रास जो है और तमिलनाडु में हुआ ये, और दूसरी जगह भी जो है वो कहीं न कहीं लगता है कि जो है समाज का जो वातावरण बना गया है और इसको जो सांप्रदायिकता की तरफ ले जाने का जो प्रयास हो रहा है, उससे जो है जीवन का हर क्षेत्र जो है प्रभावित है। तो कहीं न कहीं जो है कानून को लागू करने में दोहरे मापदंड जो है वो सामने आते रहते हैं। कितने जो है बड़े बड़े जो है कातिल और जो है बलात्कारी जो है जमानत जो है वो मिल रही है, लेकिन ख़ास तौर से जो है उमर खालिद का मामला है, वो तो आपने जो है वो भाषण में कह रहे हैं कि हम जो है गांधी जी का जो अहिंसावादी तरीका है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हम उसी हिसाब से अपनी जो है बात करेंगे। तो ये जो है अभी तक जो है आरोप जो है वो तय नहीं करना और इस तरह के जो मामले को दूसरी तरफ जो है ले जाना जो है, आचार्य राकेश चतुर्वेदी मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी खड़ा करता है, ये साफ कह दिया है कि भाई देखो असदुद्दीन ओवैसी के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, वो बीजेपी की बी टीम है और उनकी जितनी भी कार्य प्रणाली है, उनका भाषण है। अरे भाई जब आपने यही कह दिया कि उनके जितने भी भाषण हैं, उनकी कार्य प्रणाली है, उनकी तकरीर है, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, तो फिर बी टीम भर कहना बाकी रह गया। सब कुछ तो आपने कह ही दिया। राकेश चतुर्वेदी। मुस्लिम लीग वाली जो राजनीति है, हिंदू मुस्लिम। देखिए मनोज जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को प्रणाम है और आपको वंदन है। एक चीज मैं बता दूं, अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता साहब को सुन रहा था और ओवैसी साहब का बयान भी आपने जो सुनवाया उसको बहुत गौर से मैंने सुना। कांग्रेस प्रवक्ता साहब को उन दो देशद्रोहियों में देश को तोड़ने का जिन्होंने भाषण दिया, देश को जो है आग के हवाले करने का प्रयास किया, उनमें इनको नेता दिख रहा है। इन्होंने नेता शब्द से संबोधित किया। मुझे लगता है साहब चंद्रमोहन जी कि जो देश को आग लगाने का प्रयास करे, जुबानी बारूद से पूरी दिल्ली को जलाने का प्रयास करे, वह नेता हो सकता है। वह सिर्फ और सिर्फ जो है देशद्रोही हो सकता है, आतंकवादी। अरे साहब सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। अरे उमर खालिद कोई अल्लाह थोड़ी ना है, आप उमर खालिद करें। अरे मैं तो उसको दोषी कह रहा हूं, अपराधी कह रहा हूं, जिसके लिए खिलाफ केस चल रहा है। और कोर्ट ने एक चीज आप लोगों को बता दूं कि कोर्ट अगर 5 लोगों को 4 लोगों को रिहा कर सकता है, आरोप तय करके सुनवाई कीजिए, ऐसे क्यों रखे हुए हैं? उमर खालिद से पूछिए ना कि क्यों बार बार अवरोध उत्पन्न कर रहा है। इस पर तो जो कानून के जानकार अच्छी तरह जवाब दे देंगे। अभी तक जो है पुलिस ने कोई बात जो है वहां नहीं रखी है। और अगर कोर्ट को लगा है कि वो दोषी है या उनकी कुछ संलिप्त भूमिका है उस विषय में, तो जरूर। और दूसरी चीज आपको बता दें कि ओवैसी साहब और कांग्रेस के नेता अराजकता को जो है सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ा रहा है, बम फोड़ता है तो कहते हैं कि अपराधी की जांच नहीं है। और जब जो उमर खालिद जैसे लोग जो है उनको जब सजा, उनके खिलाफ केस चलता है, केस होता है और वो जेल में जाते हैं, तब आपको उनके चेहरे पर मुसलमान युवा दिखने लगता है। तो आप पहले तो अपना नजरिया बदलिए। अब्दुल कलाम के बारे में, दूसरों के बारे में जो अपराधी है, जिसके खिलाफ केस चल रहा है, उसको आप नेता मत बोले। उसने खुलेआम दिल्ली को जलाने का प्रयास किया है। किसने कहा है खुलेआम जो है भारत की धरा पर नेता नहीं हो सकता है? अरे जाइए ना साहब, वो मिस्री बोल रहा था अपने भाषण में, सुनिए ना आप उसके भाषण। वो मिस्री बोल रहा था, लोगों को एक कर रहा था। और आज तक आप लोगों ने नहीं बताया कि टुकड़े टुकड़े गैंग ये है कौन जो है? सरकार ने तो कह दिया कि ये जो है फर्जी जो है रेडियो था। फरिश्ता दिख रहा है वो इस्लाम का आपको, जो दिल्ली को ये तो फर्जी जो है ना सिद्ध हो चुका है ना टुकड़े टुकड़े गैंग का। आपने आज तक नहीं बताया ना उसको पकड़ा किसी जो है टुकड़े टुकड़े गैंग वाले को। सुन लीजिए नोमानी साहब, सुन लीजिए। और दूसरी चीज मनोज जी, एक चीज आपको बता दें, ओवैसी साहब ये तो लोग कहते रहेंगे। ओवैसी साहब खुलेआम कहते हैं 5 मिनट छोड़ दो, तब मुसलमान गर्व फील करता है। ओवैसी साहब हम तो खैर लीकिन नहीं कहते, लेकिन उनकी कार्यशैली या राजनीति जो है वो भाजपा और संघ को हिंदुत्ववादियों को लाभ पहुंचा रही है। जो कानून है, कानून जो जज बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो हमसे आपसे ज्यादा समझदार है और कानून के हिसाब से ही फैसला लेंगे। और ये जो तथ्य है, और दूसरा आपको बता दूंगा, आप कह रहे बार बार अमेंडमेंट का,
समय समय पर कानून में परिवर्तन होता है, अमेंडमेंट होता है, यह समय की जरूरत है साहब। अगर उसमें अमेंडमेंट नहीं होगा हैदराबाद तो में सोशल जो है मीडिया पर कांग्रेसी भड़काऊ भाषण डालेंगे, सोशल कैंडिडेट मीडिया का के थ्रू समर्थन कर दिया आतंकवाद जो है फैलाएंगे, ओवैसी साहब तो ने। उस पर कैसे नियंत्रण किया जाएगा? जैसे जैसे आप अलग-अलग विकास करेंगे, राजनीति हो रही है। वैसे कानून में भी परिवर्तन होगा। अभी और देखिए भारत वर्ष का भाजपा से एक जो है अलग अलग महाराष्ट्र में क्या कर लिया है, एका कर लिया कि नहीं कर लिया है? भारतवर्ष के खिलाफ भारत की अखंडता को अगर हैदराबाद कोई में जो है कांग्रेस से कर स्पर्श लिया और करना महाराष्ट्र चाहेगा, में तोड़ना भाजपा से कर चाहेगा, लिया। तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसमें आप लोग नेता ढूंढते रहिए। चंद्रमोहन जी, उसको क्या आप किया जाए? आप लोगों ने तो चंद्रमोहन जी, देखिए, क्या किया मैंने जाए? अभी सबसे अपने- बड़ा सवाल है कि भाई अगर राजनीतिक पार्टी है, राजनेता है, वो तो राजनीति करेंगे ही, उसमें तो राज करने की नीति है, तो वो करेंगे। अब देश को कितना नुकसान पहुंचे, देश की अखंडता एकता को कितना नुकसान पहुंचे, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है ना, बीजेपी उसको अपने चश्मे से देख रही है, कांग्रेस उसको अपने चश्मे से देख रहे हैं, या असुद्दीन ओवैसी उसे अपने चश्मे से दे रहे हैं। किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि देश की एकता अखंडता का हो क्या रहा है, लोगों के मानस पर इसका क्या असर पड़ रहा है। देखिए मनोज जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली है कि ये इस बात की चिंता ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है जो आज सेंटर में है, कि इससे देश की अखंडता पर कहां फर्क पड़ रहा है। अभी दो मेरे देश के नागरिक और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और एक हमारे धर्मगुरु बोल रहे थे, लेकिन दोनों के व्यक्तियों के अंदर एक भी शब्द ये नहीं था कि हिंदुस्तान में मुसलमान इस देश का नागरिक है। उनका पूरा फोकस, पूरा टारगेट पूरी तरह से मुसलमानों पर 80-20 की राजनीति के ऊपर केंद्रित है। मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि भीम कोरेगांव गांव में 2018 के अंदर सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, लेखक थे, उसको आरोपी माओवादी बनाकर किसके टाइम के ऊपर जेल में बंद किया गया? स्टेन स्वामी मामला जो है उसके अंदर एक 85 साल के व्यक्ति को बंद कर गया, किसके टाइम पर बंद किया गया था? 4 पत्रकार मणिपुर के अंदर, कश्मीर के अंदर जो सब हालात हुए वो क्या 2019 के संशोधन के बाद से नहीं हुए? और इसका विरोध कांग्रेस ने किसने किया था? इसने किया था क्योंकि अगर कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी जो आज अपने आप को संविधान की दुहाई देती है और वो संविधान को तहस नहस कर कर हिटलरशाही रूप के अंदर ऐसे कानून बनाएगी और उसके विरोध में बोले गए चीजों का विरोध करेगी। आज ही का उदाहरण है कलकत्ता का, जो बिहार के इलेक्शन लड़ने वाले, जो बिहार के नाम शायद मेरे ध्यान से उतर गया, उनकी पार्टी के ऊपर जाके ईडी की रेड पड़ी हुई है, उसके ऊपर बवाल मच रहा है। क्या प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, प्रशांत किशोर जी की उसकी जो ऑफिस के ऊपर, क्या एक सामाजिक व्यक्ति जो अपना बिजनेस करता हो, अगर वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो उसके ऊपर ईडी की छापा तब पड़ेगा जब बिल्कुल इलेक्शन के दौर के ऊपर, उससे पहले सरकार सोई रहेगी। तो ये क्या दर्शाता है कि आप संविधान के दायरे में नहीं रहते हैं, आप संविधान का दुरुपयोग करते हैं और देश के किसी भी नागरिक को अपनी सहूलियत के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। उसका उदाहरण मैं दे देता हूं कि गौ कौन है, गौ माता कौन है? राष्ट्रीय प्राणी है, राष्ट्र की माता है। आपने इलेक्शन में चिल्ला चिल्ला के बोला था और आप ही के प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी बड़ी खूबी के साथ कह रहे हैं कि गौ जो है पूर्वांचल के अंदर गौ माता है और साउथ और उसमें जाएंगे तो वो दूसरी हो जाएगी। आप ही के एक मंत्री है मिथुन हो जाएगी। आप ही के एक ऊपर मंत्री है, वो कहते हैं मैं तो गौ मांस खाता हूं। तो आपको कैसे भा जाता है? कैसे हिंदू है आप? अरे हिंदुओं के नाम पे आप कलंक है। यूए की परिभाषा तो अपने हिसाब से तय हो गई, लेकिन अनंत अमित जी, चंद्रमोहन जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू की परिभाषा भी आप अपने हिसाब से तय कर लेते हैं। ये हिंदू लोग जो आज